नमस्कार दोस्तों। जब राहुल गांधी ने कहा था कि अब लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी को कोई और नहीं हरा सकता, आरएसएस को कोई और नहीं हरा सकता। देश में दो ही विचारधाराएं हैं, एक मोहब्बत की, आइडिया ऑफ इंडिया की, जोड़ने की विचारधारा, और एक है तोड़ने की, नफरत की विचारधारा, जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि अब कांग्रेस ही हरा सकती है, कोई और नहीं हरा सकता है बीजेपी को, क्योंकि बाकी सब हिल जाते, डर जाते, झुक जाते। जी हां, आज वो सारी बातें सामने हैं, और जब वो सामने हो, तब जब देश के सारे इंस्टीट्यूशन भी हिल चुके हो, देश की सारी व्यवस्थाएं हिल चुकी हो, तब राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। कैसे कह रहे हैं, क्या आधार है? तो आज इसी पे बात करूंगा, क्योंकि ये सब साबित हो रहे हैं कि कैसे होगा और क्या होगा। जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब केरल में पिछले 10 साल से पिनराई विजयन की सरकार चल रही थी, एलडीएफ की सरकार चल रही थी, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तमाम सारी भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही थी। सब कुछ सामने आने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार उस समय न तो उसकी ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स, कोई भी पिनराई विजयन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के स्थानीय नेता इस मुद्दे को उठा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि पिनराई विजयन ने केरल में भ्रष्टाचार कर दिया है, उन्होंने अडानी अंबानी के लिए रास्ता खोल दिया, नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता खोल दिया। और आप सब ने वह तस्वीर देखी होगी जब पिनराई विजयन उस अडानी को लेकर के पहुंचते हैं उसी केरल में, और उस केरल में धीरे धीरे सब कुछ सौंप देते हैं। हर चीज का एनओसी उन्होंने ही दिया था अडानी को, चाहे पोर्ट का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे जिस भी चीज का। तो जब सब चीज का एनओसी दे रहे हैं, सब चीज की सुविधा दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार, उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कैसे कार्रवाई करती पिनराई विजयन के खिलाफ? क्योंकि तब पिनराई विजयन को साथ लेके चलना था, उन्हीं के सहारे वहां रास्ता बनाना था। तो पिनराई विजयन ने वहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए जितवाया, फिर पिनराई विजयन के ही रहते वहां पर भाजपा का सांसद जीता, पिनराई विजयन के ही रहते जो 35 साल से वहां का तिरुवनंतपुरम का नगर निगम था, जो बीजेपी उसके कम्युनिस्ट के कब्जे में था, यानी एलडीएफ के कब्जे में था, तो वो बीजेपी को सौंप दिया गया और भारी बहुमत से सौंप दिया गया। जब यह सब कुछ हो रहा था, तब पिनराई विजयन को होश नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, सरकार जा रही है। वो पूरी तरह बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे थे, उपजाऊ भूमि बना रहे थे, वैसे ही जैसे ममता बनर्जी ने उस पश्चिम बंगाल में वामपंथियों को खत्म करके और कांग्रेस को तोड़ करके बीजेपी के लिए और अपने लिए रास्ता बनाया था। उन्होंने ही सबसे पहला वहां पर एमपी जितवाया था बीजेपी का, उन्होंने ही वहां पर पहली बार विधायक जितवाया, उन्होंने ही वहां पर बीजेपी को मजबूती दी और मुख्य विपक्षी दल बना के खड़ा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को खत्म करना था, क्योंकि सीपीआईएम को खत्म करना था। और आज आप नतीजे देख रहे हैं, पिनराई विजयन के यहां ईडी की रेड हो गई है, उनकी बेटी को आरोपी बनाया गया है कि किस तरीके से वो तमाम तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त थी, और इसके अलावा तमाम सारी चीजें सामने आ रही, तमाम और भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। लेकिन तब जब वो उस जो है केरल में इस स्थिति में नहीं रहे, क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि एलडीएफ की जगह विपक्ष का स्थान लेना चाहती है बीजेपी। बीजेपी चाहती है एलडीएफ की जगह हम आ जाएं और उसके बाद में हम सत्ता हासिल करें। तो सत्ता का रास्ता बैकडोर से तलाश रहे हैं, उस एलडीएफ को बदनाम करके जिसके सहारे वो अडानी को वहां लेकर गए थे, अंबानी को लेके गए थे, अपने धंधे चमकाए थे, और एलडीएफ बीजेपी के साथ खड़ी हो जा रही थी। तो आज वहां पर ईडी की रेड हो रही है। दूसरी तरफ यदि आप बात करें तो उसी पश्चिम बंगाल में
जब पश्चिम बंगाल में सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा था, ममता बनर्जी के सबसे खासम खास जो आज मुख्यमंत्री है वो शुभेंदु अधिकारी, नारदा स्टिंग जो ऑपरेशन हुआ था उसमें रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। और जिस तरीके से उसका सारा काला चिट्ठा वीडियो में सामने आया था, सारी चीजें सामने आई थी, तब ममता बनर्जी ने उनके बचाव के लिए हर तरीका अपनाया, अनैतिक तरीका अपनाया। उन्होंने जिस तरह से सीबीआई केस और सबको डिरेल करने की कोशिश की, शुभेंदु अधिकारी को बचाने के लिए उन्होंने हर गुनाह किया। उनका वॉइस सैंपल नहीं लेने दिया, शुभेंदु अधिकारी को जिस तरह बताया, और नीरव मोदी की पार्टी कहता था शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को, वही शुभेंदु जो नीरव मोदी की पार्टी कहता था बीजेपी को, आज वो बीजेपी का सबसे खास है। शाह के लिए गाली उगलता था, मोदी को न जाने क्या क्या कहता था, आज वो बीजेपी के साथ है और ममता बनर्जी वहां की सत्ता से साफ हो गई। ममता बनर्जी ने जिस डॉक्टर कोकिला घोष को बनाया था सांसद, उनके पति को 4 बार सांसद टीएमसी से बनाया और उनके परिवार को बड़ा योगदान दिया। वह भी रिश्वत लेते हुए नारदा केस में पकड़ी गई थी, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था और सारी चीज सामने आई थी, उनके वॉइस सैंपल्स भी थे। और इसी तरीके से दूसरी चीजें आई थी, उनका बेटा और उनके शौहर सभी डॉक्टर हैं, घर में 3 डॉक्टर हैं, बड़ा नर्सिंग होम चलाते हैं। उस नर्सिंग होम का जो जीडी इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी रिसर्च है, उसमें जिस तरीके से जो भी काम होते हैं फर्टिलिटी के नाम पर, वो सबको ही जानता है। तो हर गुनाह करने पे, हर इल्जाम पर, वो हर भ्रष्टाचार पर ममता बनर्जी उनका साथ दे रही थी। ममता बनर्जी ही थी जो अडानी और अंबानी को भी पश्चिम बंगाल लेके गई। टाटा को उन्होंने सिंगूर से भगा दिया था, लेकिन अडानी अंबानी को नरेंद्र मोदी के कहे पर लेके गई थी और उनके लिए रास्ता खोल रही थी और सब कुछ कर रही थी। और जब यह कर रही थी तो वही ममता बनर्जी आज जब खत्म हो जाती हैं, हार जाती हैं, तो वही काकोली जो है वो छोड़ देती हैं टीएमसी और वो बीजेपी की तरफ बढ़ा देती है। बीजेपी की मीटिंग में वो पहले ही शामिल हो गए और इसी तरीके से उनका सोया हुआ हिंदुत्व जाग उठा है। और इसी तरीके से दूसरे और तमाम सारी चीजें, उनके जो है 80 एमपी हैं, उनमें 50 के करीब अब भाजपा के जो है आ चुके हैं करीब, और उन्होंने दल बदल के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और ये सब कुछ हो रहा हो तभी आता है। यही बात राहुल गांधी बार बार कहते रहे। इसी तरह शिवसेना तोड़ी गई थी, आप याद करिए, शिंदे को ले जाया गया और फिर जो शिंदे के लिए पूरी तरीके से बिछी हुई थी शिवसेना, उनके लिए सब कुछ करने के, उनके हर गुनाह में साथ दिया था। और नतीजा ये हुआ कि वो गुनहगार आज उनका भी गुनहगार है और बीजेपी का आंखों का तारा है। इसी तरीके से अजीत पवार होते थे, अजीत पवार और अजीत पवार के चाचा शरद पवार दोनों सदैव गेम खेलते रहे और स्थिति ये हुई सत्ता के लिए और सत्ता के लिए। नतीजा ये हुआ अडानी अंबानी सबके करीब आज उनका परिवार भी टूटा हुआ है और उनकी पार्टी भी टूटी हुई। यही स्थिति कमोबेश पंजाब में हुई अकाली दल के साथ, यही स्थिति हुई मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार के साथ, यही स्थिति हुई दूसरी और पार्टियों के साथ। लगातार ये हो रहा है, लगातार तोड़फोड़ चल रही है, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उड़ीसा में। उड़ीसा का भी देख लीजिए, नवीन पटनायक जिस तरीके से समर्पित थे बीजेपी के लिए, और उसका क्या नतीजा हुआ, उसी बीजेपी ने नवीन पटनायक को न सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि उनकी पार्टी तोड़ी और अब उनके सांसद और जो भी राज्यसभा सदस्य सब है, सबको एक एक करके वो तोड़ रहे, खत्म कर रहे हैं। जब यह हो रहा हो तो सवाल तो उठता है, तो सवाल इसलिए उठता है कि यह सब कुछ हुआ बावजूद इसके कोई लड़ने को नहीं आया, कोई सड़क पे उतरने को नहीं आया, सब सरेंडर थे। और जब सरेंडर रहे वही जयललिता थी, उनकी पार्टी को भी भाजपा ने ही तोड़ के खत्म कर दिया। इसी तरह कर्नाटक
में कर्नाटक कांग्रेस और दूसरे होते थे, उन सब के साथ मिलकर बीजेपी खड़ी हुई थी, उन सबको खत्म कर दिया। इसी तरह जहां जाएंगे वहां उसने यही खेल किया है, और जब सब जगह यही खेल किया है, चाहे गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हो या जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के आप पंजाब तक देख लीजिए, हर हिमाचल तक देख लीजिए, हर जगह उन्होंने वहां की स्थानीय पार्टियों को खाकर अपने को मोटा किया। और जब यह किया तो फिर लड़ेगा कौन? लड़ कांग्रेस रही है, चाहे वो कमजोर हो, चाहे कितनी भी हिली हुई हो, चाहे उसके पास पैसा ना हो, कोई साधन ना हो, तो कांग्रेस हर जगह लड़ती दिखाई देती है। इसी बेस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा पाएगी, कांग्रेस ही है जो इस देश के लोगों को इंसाफ दिला पाएगी, कांग्रेस ही है जो इन बेटियों को और युवाओं को न्याय दिला पाएगी, कांग्रेस ही है जो छोटे व्यापारियों का सपोर्ट करेगी, उनके लिए लड़ेगी। क्योंकि भाजपा तो कारपोरेट की पार्टी है, उन्हीं के पैसे के बूते खड़ी होगी। और कांग्रेस ही है जो देश बचाएगी, देश का संविधान बचाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो संविधान बनवाया। और इसके बाद में इसी तरह राहुल गांधी ने तमाम उदाहरण दिए। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को एक संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया था। और कांग्रेस ने ही दिया था जब जब उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाई और इधर उधर भटके, दूसरी पार्टियों में भटके, और वो मारे गए और उनके ऊपर वो सब कुछ गुनाह हुए जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। तो जब यह सब होता है, चाहे जहां देख लीजिए, चाहे जिस राज्य में देख लीजिए, जो कांग्रेस के साथ डट के खड़े रहे वो आज भी सुरक्षित है, और जो कांग्रेस से दूर हुए वो खत्म हो गए या कुचल दिए गए या फिर भाजपा के गुलाम बन गए। जी हां, यही सत्य है। क्योंकि भाजपा को तो भ्रष्टाचारी चाहिए होते हैं, भाजपा को बेईमान चाहिए होते हैं, भाजपा को बलात्कारी चाहिए होते हैं, भाजपा को हर गलत आदमी चाहिए होता है। क्योंकि गलत आदमी ही तो डरता है, गलत आदमी ही सरेंडर करता है। वही हुआ है, तो बाकी सब सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन कांग्रेस लड़ती है, गांधी नेहरू परिवार लड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के वह व्यक्ति थे जिन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, सारी चीजें खड़ी करी, मजबूती दी, विपक्ष को भी सम्मान दिया, चाहे कितना भी कमजोर। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, सबको बराबर सम्मान दिया, बराबर रखा। विदेशी डेलीगेट्स आते थे तो उनसे भी सबका सम्मान पूर्वक मुलाकात कराते थे। तो वो नेहरू उनके बनाए इंस्टीट्यूशंस को खत्म करके, बेच करके, उनके बनाए संस्थाओं को खत्म करके, तमाम सारी चीजों को बेच करके नरेंद्र मोदी सरकार जब चला रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है वो डरपोक प्रधानमंत्री किसी न किसी तरह से लोगों को डरा के ही रखेगा, धमका के रखेगा। क्योंकि आप डरेंगे, धमकेंगे, तभी तो उनके आगे सरेंडर करेंगे। तो वही होता है। कांग्रेस सरेंडर नहीं करती, कांग्रेस लड़ती है, जम के लड़ती है। आज पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है, कहां नहीं लड़ रही। जब आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि राहुल गांधी एक नई उम्मीदों की लहर जगा रहे हैं, और वो लगातार युवाओं के आक्रोश के साथ अपने आक्रोश को शामिल कर रहे हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अन्याय किए हैं, वो अन्याय ही उस सरकार को गिरा देंगे। क्योंकि देश की ना अर्थव्यवस्था सही है, डेड इकोनॉमी हो चुकी है। और डेड इकोनॉमी से आप क्या उम्मीद करें? नरेंद्र मोदी ने इस डेड इकोनॉमी के साथ साथ इस देश के लोगों को भी मृत बनाने का काम किया है। आपकी बेटियों से रेप होगा, आपके बेटे को मार डाला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, और आप कहेंगे बस एक बार योगी जी से मिलवा दीजिए, एक बार मोदी जी से मिलवा दीजिए। सब भूल गए कि आपके साथ क्या गुनाह हुआ। तो राहुल गांधी उसी से जगा रहे हैं, और जब जगा रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात आता है कौन और नेता ऐसा कर। देश के अंदर एक भी नेता में यह हिम्मत नहीं है जो खुल के खड़ा हो जाए और सड़कों पर आ जाए लड़ने, या अपने पूरे बब्बर शेरों के साथ दिखाई दे सड़कों। तो आज सिर्फ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं इस देश के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा सकती है, आरएसएस को हरा सकती है। क्योंकि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस किसी बुलबुले की तरह नहीं जो आज कोई बुलबुला फूला और कहीं सोशल मीडिया पे हीरो बन गए। ये लड़ाइयां लंबी चलती हैं। यही बात तो पंडित नेहरू ने कही थी, और पंडित नेहरू की हर बात आज सही होती दिखाई दे रही है।
हमें आज वह दिन बार बार याद आता है जब पंडित नेहरू ने इस देश के लिए किस तरीके से एक सिस्टम बनाया था। ये उनकी मरने के बाद की तस्वीर, उनका शव जा रहा था एक जो है सूती के उस तिरंगे में लपटा हुआ, बिल्कुल साधारण अंदाज में, न कोई पुष्प था न कुछ, सीधे बिल्कुल ये स्थिति थी। क्यों? क्योंकि नेहरू ये बताते थे कि कैसे क्या करना है। तो नेहरू ने जो सेकुलर, ये आप देखिए, सेकुलर नेहरू के लिए जनता का प्यार, इसको जो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जीवन भर में जवाहरलाल जी ने एक बार भी नहीं कहा मैं धर्म का आदमी हूं। आश्चर्य की बात यह है कि तब भी वह भारतीय जनता के बीच इस तरह पूजित हुए जिस प्रकार कोई और भी व्यक्ति पूजित नहीं हुआ था। बुद्ध, अशोक, शंकराचार्य, संत चिश्ती, कबीर, तुलसी, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, परमहंस, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रमण, ऋषि, महर्षि और गांधी, इन महापुरुषों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल। महापुरुषों को भारतीय जनता ने जो सम्मान दिया, वह सम्मान उसने किसी और भारतीय को नहीं दिया, किंतु इन सभी महापुरुषों को जनता का प्रेम, उनके धर्म प्रेम के कारण प्राप्त हुआ था। लेकिन भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें जनता का प्यार धर्म के लिए नहीं, धर्म निरपेक्षता के लिए के गुणों के कारण मिला। यानी नेहरू को ये सारे लोगों को धर्म के कारण मिला। कोई राम नाम की धुन गाता था, कोई कुछ गाता था, लेकिन नेहरू वो धर्म के कारण नहीं, अपने सेकुलर होने के कारण। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नेहरू ने यह बनाया था। इससे आपको समझना चाहिए। तो वह नेहरू जिन्होंने सब कुछ बना के खड़ा किया था, आज उसे जब बर्बाद किया जा रहा है, तब हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे बचाने के, उस देश को बचाने के लिए लड़े और जागे। वही काम तो राहुल गांधी उसी के सहारे कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वही आदेश देता है जो सरकार चाहती है, चुनाव आयोग वही करता है जो सरकार चाहती है, देश के जितने लोक सेवक यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं वही करते हैं जो सरकार चाहती है, और इसके अलावा तमाम संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग वही तो कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। सरकार यानी आज आरएसएस। तो आरएसएस के निर्देश पर सब कुछ हो रहा है, बीजेपी के निर्देश पर सब कुछ हो रहा है। जब वह सब हो रहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पालतू की तरीके से दौड़ने लगते हैं जैसे ही उनका इशारा होता है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई कठिन है, लड़नी है। युवाओं का, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, नौकरियां दी नहीं जाती, छीनने के लिए सब कुछ होता है। सीबीएसई का परिणाम जिस तरीके से भयंकर हेरफेर हुई, उन सब का खुलासा कर दिया राहुल गांधी ने कि कैसे एक भ्रष्ट कंपनी को ठेका दिया गया और किस तरह से अचानक आनंद फानन में उसे दे के किया गया। क्या इंटरेस्ट, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। राहुल गांधी नीट का भी सच बताते हैं, कैसे प्राइवेट फर्मों से कराया जा रही है, परीक्षाएं कराई जा रही है। एसएससी जीडी की परीक्षा में भी यही हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों के जरिए कराना। यानी ये सब काम धंधे के लिए हो रहा है। इस देश के युवाओं का भविष्य धंधे में हो गया है, परीक्षाएं धंधे में हो गई हैं, शिक्षा धंधे में हो गई है। तो साहब बचाएगा कौन? तो बचाएंगे राहुल गांधी, बचाएगी कांग्रेस। यही बात समझाते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि सिर्फ हम हैं जो लड़ेंगे, चाहे आदिवासी का मसला हो, महिलाओं का मसला हो, किसान का मसला हो, श्रमिक का मसला हो, युवाओं का, बच्चों का, छात्रों का मसला हो, इस देश के गरीब गुरबा का, दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, यह मसला हो इस देश के बाहर वैदेशिक नीति का, अर्थनीति का और भारत की संप्रभु का। हर मुद्दे पर लड़ती कौन है? कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस। इसीलिए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, साथ नहीं खड़े हुए टाइम पर तो आप हारेंगे, और यदि आप खड़े हुए तो जीतेंगे भी आप, पाएंगे भी आप। राहुल गांधी को कुछ नहीं लेना है, तो आप समझ लीजिए सब कुछ आपके लिए। इसलिए अब एकमात्र हमारी देश की, सबकी, हर पीड़ित की उम्मीद राहुल गांधी है, कांग्रेस है। और कांग्रेस के बिना राहुल गांधी नहीं है। इसलिए यह अलग करना छोड़ दीजिए कि कांग्रेस ऐसी है वैसी है।
कांग्रेस और राहुल एक ही, वही जी। जय